हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन मतलब न्यूटन्स लॉ जो हैं, न्यूटन के जो गति के नियम हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं इसको सीखेंगे। उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यदि कोई आती है तो उसको कैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई किया जाता है या कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ निश्चित स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले स्टेप्स जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको लागू करते हैं। तो हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हमारी हेडिंग है हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम को कैसे अप्लाई करते हैं, तो 4 स्टेप्स हैं, बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले स्टेप है स्टेप 1, डिसाइड द सिस्टम। स्टेप 1 जो है वो है डिसाइड द सिस्टम। सिस्टम को हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि सिस्टम क्या है, कौन सिस्टम में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, इसको डिसाइड करते हैं। तो जिस पे जैसे कि मान लेते हैं ये एक पार्टिकल हो सकता है, एक ब्लॉक हो सकता है या 2 ब्लॉक का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन सिस्टम में हम लोगों को ये देखना होता है कि जो भी ब्लॉक या पार्टिकल्स लिए हैं वो सब उनका एक्सेलरेशन आइडेंटिकल हो। यदि ऐसा है तो वो सब सिस्टम में आते हैं, अन्यथा नहीं। तो एक एग्जांपल की सहायता से यहाँ पर द डिसाइड द सिस्टम में हम लोग लिख सकते हैं कि all parts of the system should have identical acceleration. All parts of the system should have identical acceleration. इनका एक्सेलरेशन आइडेंटिकल होना चाहिए। जो यदि ऐसा होता है तो वो उसमें सिस्टम में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक यहाँ पर स्मूथ सरफेस है जिस पर कि कोई एक ब्लॉक ए रखा है और इस ए ब्लॉक पर एक छोटा ब्लॉक बी रखा है और ये दोनों एक लाइट स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक सी ब्लॉक है अलग से। इसके बाद ये जो सरफेस है यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। ये रोप जो है या जो स्ट्रिंग है इस पुली से होते हुए यहाँ आ रहा है और यहाँ अनदर ब्लॉक ई लगा है मान लेते हैं, और फिर ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से जुड़ा है और स्ट्रिंग एक पुली से होते हुए ऐसे यहाँ एक और ब्लॉक इस सरफेस पर जी लगा है, इसको F4 से खींचा जा रहा है। तो ये इस तरह से है, ब्लॉक ए और सी के मध्य में एक यहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ एक घिरनी है या पुली है, ई एक ब्लॉक है, फिर यहाँ एक घिरनी है और इस घिरनी से होते हुए या पुली से होते हुए एक ब्लॉक जी जुड़ा है जिसको F4 से खींचा जा रहा है। इस तरह के यदि प्रॉब्लम आते हैं तो इसमें हम सिस्टम क्या लेंगे ये देखने वाली बात है। तो सिस्टम में क्या, ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम शुड हैव आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये मान लिया गया है कि जी जितने समय में जी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उतने ही समय में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जी इन एनी टाइम इंटरवल। यहाँ मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जी इन एनी टाइम इंटरवल
जी के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इज सेम एज बाई ए बी और सी, इज सेम बाई ए बी और सी। ए बी या सी के द्वारा सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है और ये जो स्ट्रिंग है हमेशा टाइट रहती है। ए और सी के बीच में जो स्ट्रिंग बन रही है या इस पुली से होते हैं वो हमेशा टाइट है। इन कंडीशंस के तहत हम ये कह सकते हैं कि ए, अब इसमें ए को सिस्टम लिया जा सकता है, वी should take A as a system और A plus B as a system, अलग अलग लिखते हैं। A को सिस्टम के रूप में ले सकते हैं, B को ले सकते हैं, C को ले सकते हैं या A plus B को ले सकते हैं, A plus B को ले सकते हैं, A plus B plus C को भी ले सकते हैं, मतलब कि सिस्टम के रूप में। तो सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करते हैं हम लोग। और यहाँ ई की अगर बात की जाए, ई को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो ई के लिए कहेंगे कि ई मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल लाइन वेयर एज जी इन हॉरिजॉन्टल लाइन, whereas G in horizontal direction। ये इस तरह से है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो E और G एक साथ सिस्टम के रूप में नहीं लिए जा सकते हैं। देन E plus G should not taken as a system, इनको सिस्टम के रूप में नहीं लेंगे। तो E plus G should not taken as a system। तो पहला स्टेप तो ये है कि हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करें। स्टेप 2 है, क्या है? स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द फोर्सेस, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि सिस्टम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फोर्सेज। फोर्स, इसमें हम लोग को फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम, फोर्सेज अप्लाइड बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो फोर्सेज अप्लाइड होते हैं उनको नहीं लिस्ट करना है या उनको नहीं लेना है। शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फोर्सेज। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल लिया जाता है, एक ले रहे हैं, एक मान लीजिए यहाँ एक कोई बालक है जो कि अपने हाथों में एक लोड लिए हुए है। ये इस तरह से ये लोड है और ये कोई बालक है या कोई बॉय है। तो इसमें जो अर्थ ग्राउंड पे खड़ा है, यहाँ पर हम सिस्टम के रूप में चाहे तो बॉय को ले सकते हैं, चाहे तो लोड को ले सकते हैं। तो अगर यहाँ एक लिस्ट बनाई जाए तो इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ सिस्टम हम लिखते हैं कि सिस्टम के रूप में क्या है, फिर इसके बाद फोर्स लिखा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और इसके बाद
डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इसके बाद नेचर ऑफ द फोर्स। फोर्स किस नेचर का है, ये इतनी चीज़ों को हमको जानना ज़रूरी है। नेचर ऑफ द फोर्स, तो सिस्टम यदि हम वाई के रूप में लेते हैं तो, और यदि हम लोड को सिस्टम के रूप में लेते हैं तो ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम उसको किसे सिस्टम के रूप में लें। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि दो से अधिक ब्लॉक या पार्टिकल्स को यदि सिस्टम के रूप में लेते हैं तो वे क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल एक्सेलरेशन में होना चाहिए। तो लोड और वाई दोनों को अलग अलग यदि हम सिस्टम के रूप में ले रहे हैं तो हमको कौन कौन से फोर्सेज मिल रहे हैं, इनको हमको देखना है। तो मान लेते हैं जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वाई पे लगेगा, तो वहाँ पे जो मतलब वाई पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो अर्थ के द्वारा होगा। अर्थ फोर्स एग्जर्ट करेगा वाई पर, और कौन करेगा, फ्लोर, जिस फ्लोर पे खड़ा है यह फ्लोर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, तो ये फ्लोर एक फोर्स इस पर लगाएगा, और वाई पर और कौन सा फोर्स लगेगा, लोड के द्वारा। लोड ऊपर है, उसको उसने अपने हाथ में लिया है, तो लोड भी एक फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यदि देखा जाए तो अर्थ के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है वो वाई का वेट है। फ्लोर के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जिसको एन से प्रदर्शित किया गया मान लीजिए। और लोड के द्वारा जो फोर्स है इसको मान लेते हैं N1 के द्वारा प्रदर्शित किया गया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स यदि देखा जाए तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन यदि देखें तो जो अर्थ के द्वारा जो वेट वाला फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और अर्थ फ्लोर के द्वारा जो वाई पर लगने वाला फोर्स है नॉर्मल फोर्स, वो कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। और इसी तरह से जो लोड है वाई पर जो फोर्स लगाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। नेचर क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और फ्लोर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये लोड के द्वारा भी जो फोर्स लगेगा ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इस तरह से मतलब ये कि लोड और वाई के बीच जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और यदि लोड को सिस्टम के रूप में लेते हैं तो लोड पर कौन कौन से फोर्स लगना है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो लोड पर अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगेगा, और लोड पर वाई के द्वारा ऊपर की ओर फोर्स लगने वाला जो होगा वो फोर्स लगेगा। तो ये अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो लोड का वेट होगा, मान लेते हैं W डैश, और वाई के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आएगा, जो कि यहाँ लिखा गया है लोड। लोड यहाँ पर वाई पर नीचे की ओर एक्शन फोर्स यदि लगा रहा है तो वाई भी उस पर उतना ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, यानी कि ये N1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, N1 होगा। और डायरेक्शन की बात अगर की जाए तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब कि वाई लोड को ऊपर की ओर लिफ्ट करने की मतलब रिएक्शन फोर्स जो लगाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है।
तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा कि इस सिस्टम में किसी को भी हम सिस्टम के रूप में ले सकते हैं, चाहे बॉय को लें चाहे लोड को लें। जिसको भी लेते हैं उस पर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं इनको हमको दिखाना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, और वो नेचर किस नेचर के हैं और वो कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसके बाद स्टेप 3 आता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। स्टेप 3 है मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सिस्टम को एक पॉइंट के रूप में हम दर्शाते हैं और जितने भी फोर्सेस सिस्टम पर लग रहे हैं उनको उस पॉइंट से निकलता हुआ, ओरिजिनेट होता हुआ बनाते हैं और वेक्टर रूप में बनाएंगे तो वो सिस्टम, ये जो डायग्राम होगा वो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि रिप्रेजेंट द सिस्टम बाय ए पॉइंट इन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, the forces acting on the system, सिस्टम पर लगने वाले जितने भी बल हैं, फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम originate from a common point, originate from a common point। यही कॉमन पॉइंट क्या है? सिस्टम है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, मतलब कि सिस्टम से जो लग रहे हैं उनको दिखाएंगे। दिस डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे इस एग्जाम्पल में दोनों कंडीशन में यदि हम मान लेते हैं एक पॉइंट के रूप में पहले दर्शाते हैं, पॉइंट के रूप में यदि बॉय को दर्शाए, पॉइंट हो गया ये। बॉय को यदि हम यहाँ एक लिख देते हैं कि बॉय एज ए सिस्टम, बॉय एक सिस्टम के रूप में है, तो यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में बॉय को हमने दर्शा दिया है। इसके बाद बॉय के द्वारा किसी फोर्स को हम लोग इस पे नहीं दिखाएंगे। जो सिस्टम बन चुका है उसके द्वारा अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको नहीं लिस्ट करना है। फोर्सेज अप्लाइड बाय द सिस्टम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फोर्सेज। अब इस पर बॉय पर जो भी फोर्स लग रहा है उसको देखना है। अर्थ के द्वारा W, तो ये W का डायरेक्शन नीचे की ओर। फ्लोर के द्वारा N ऊपर की ओर, नहीं फ्लोर के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में। और फिर लोड के द्वारा N1 नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको N1 मान लेंगे। इस तरह से इस पॉइंट पे लगने वाले जो फोर्सेज हैं N, W और N1, इनको लिख लिया गया। इसी तरह से यदि हम लोड को सिस्टम के रूप में लें, लोड एज ए सिस्टम, तो लोड पर कौन कौन से, तो लोड को पहले एक पॉइंट के रूप में लिखेंगे, बनाएंगे। इसके बाद इस पॉइंट पर लगने वाले बल अर्थ के द्वारा जो है W डैश डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बॉय के द्वारा N1 ऊपर की ओर। ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। तो इतना बनाने के बाद चौथा स्टेप आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशन। चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशन। यहाँ इसको स्टेप 4 को यहीं पर कोशिश किया जाए। स्टेप 4, चूज एक्सिस एंड
राइट इक्वेशन, कौन सा, F बराबर m इंटू ए इक्वेशन लिखेंगे। तो चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशन में अब दो बातें हैं। यदि कोप्लानर फोर्सेज हैं, फोर्सेज जो हैं एक ही प्लेन में होंगे, तो उनको x और y एक्सिस में हम लोग उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। x एक्सिस में सभी फोर्सेस के कंपोनेंट निकाल के सम करेंगे, और इसी तरह y एक्सिस के डायरेक्शन में सभी फोर्सेस के कंपोनेंट निकाल करके उनका सम करेंगे। यदि कोप्लानर फोर्सेज हैं, तो फोर्सेज एक प्लेन में है, कोलिनियर नहीं है, तब दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अब इसके बाद x एक्सिस का डायरेक्शन लेते हैं, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो चूज द x एक्सिस along the direction in which system is accelerated। choose the x एक्सिस को लेते हैं along the direction in which system is accelerated। सिस्टम जिस दिशा में एक्सेलरेट हो रहा है उसी दिशा में x एक्सिस को ले लिया जाता है, और इसके बाद सभी बलों का कंपोनेंट x एक्सिस के डायरेक्शन में निकाल करके जोड़ के और फिर मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन करते हैं, सेकेंड लॉ लगाते हैं। इसी तरह y डायरेक्शन में चूँकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो सभी फोर्सेस को जोड़ करके इनटू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस प्लस बराबर 0। और यदि कोलिनियर फोर्सेस हैं तो केवल एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को जब तक हम फॉलो नहीं कर पाएंगे ठीक से, तब तक लॉज ऑफ मोशन पे आधारित कोई भी सवाल करने में हमको दिक्कत होगी। तो पहले इनको अच्छे से समझना है, इसके बाद पहले तो कोई सिस्टम डिसाइड करना है, इसके बाद आइडेंटिफाई द फोर्सेज ऑन द सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम, और कोलिनियर है तो केवल एक दिशा में x एक्सिस में मान लेंगे, कोप्लानर है तो x और y एक्सिस की दिशा में सारे फोर्सेस का कंपोनेंट्स निकाल करके सेकेंड लॉ लगाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद टेंशन इन ए स्ट्रिंग देखेंगे। पहले एक एग्जांपल, इस पर थोड़ा सा इसको कर लिया जाए। एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास है 10 kg, और इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है 100 न्यूटन का। 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि स्पीड एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक आफ्टर इट हैज़ मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द स्पीड। क्या फाइंड करना है? The speed acquired by the block after it has moved a distance of 100 meter will be इतना। एक्सेलरेशन पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन। acquired by the block ब्लॉक के द्वारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा आफ्टर इट, माने फोर्स लगाने के बाद, आफ्टर इट हैज़ मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, इट हैज़ मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर।
10 kg का है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो कितना और ये एक्सेलरेशन एक्वायर्ड करेगा, ये एक इस। तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉक को एक सिस्टम के रूप में ले सकते हैं, टेकिंग ब्लॉक एज ए सिस्टम। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, टेकिंग ब्लॉक एज ए सिस्टम। सिस्टम की पहचान हो गई। अब सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस को देखना है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फोर्सेज ऑन द सिस्टम, फोर्सेज ऑन द सिस्टम, कौन कौन से फोर्स हैं, एक सिस्टम, एक जो है बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा इसका वेट W होगा, और बाय द फ्लोर, बाय द फ्लोर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है, एक्सटर्नल फोर्स जो कि 100 न्यूटन का है। तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाएं तो यहाँ पर ये हो गया ब्लॉक, इस पर लगने वाला एक फोर्स नीचे की ओर W, ये ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स, और ये ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इससे होते हुए इस तरह से फोर्स लगा है। इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। ये एंगल थीटा 30 डिग्री है, इसका मतलब यह एंगल 30 डिग्री का होगा, और ये है 100 न्यूटन का फोर्स। ये कितना है, 10 है, तो W बराबर 10G, G भी 10 दिया है, mg है। अब ये 3 फोर्सेज 1 2 3, इनको एक्स एक्सिस इधर मान लेते हैं, एक्स एक्सिस इधर मान लेते हैं, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट इनका निकाल करके जोड़ दिया जाए, तो अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या पाते हैं, एक्स एक्सिस में हम पाते हैं 100 N न्यूटन तो है, 100 cos 30 प्लस ये 10G cos 90 प्लस N cos 90 बराबर ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। ब्लॉक का मास हमको दिया है 10, ए नहीं मालूम है, तो 10 इंटू ए इसको लिख दिए। अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हम पाते हैं, वाई एक्सिस में ये ऊपर की ओर n माइनस 10G माइनस ये प्लस अभी लिखें 100 इधर साइन 30 होगा, यानी कि माइनस लिख दें, माइनस 100 साइन 30 बराबर 0। वाई डायरेक्शन में कोई नहीं है वो, तो यहाँ से क्या पाते हैं, यहाँ से ये टर्म 0, ये टर्म 0, 100 इंटू √3/2 cos 30 कितना होगा, 1/2 cos 30 √3/2 बराबर 10 इंटू ए, 10 यानी दैट इम्प्लाइज ए बराबर 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें n बराबर 10G प्लस 100/2 यानी 100 धन 50, 150 न्यूटन। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो
150 न्यूटन का होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पहले सिस्टम जान करके इसके बाद फोर्सेज ऑन सिस्टम और फ्री बॉडी डायग्राम करके इसको देखा गया। अब हम देखते हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग। टेंशन इन ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ एक कोई दृढ़ आधार मान लेते हैं, उससे ये स्ट्रिंग से एक मास कैपिटल M लटका हुआ है एक सिरे से, और स्ट्रिंग का यहाँ पर एक कोई पॉइंट A मान लेते हैं। तो टेंशन को हमको देखना है कैसे होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन A पे माना गया। कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एट A। कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन माना गया कहाँ पर, ऑफ द स्ट्रिंग एट A, ऑफ द स्ट्रिंग एट A पॉइंट पर। अब A पॉइंट इस स्ट्रिंग को दो भाग में बांट रहा है, एक ऊपर का भाग एक नीचे का, एक अपर पार्ट एंड एक लोअर पार्ट। दो भागों में इसने बांट दिया है स्ट्रिंग को, और ये दोनों भाग अगर इसको अपर पार्ट का है इस पॉइंट से ऊपर के और नीचे वाले को लोअर पार्ट, तो ये दोनों पार्ट जो है एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में है एट A पर। अब लोअर पार्ट जो होगा ये यहाँ से नीचे वाला, लोअर पार्ट अपर पार्ट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा जो कि नीचे की ओर होगा। लोअर पार्ट अपर पार्ट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा जो कि नीचे की ओर होगा। इसी तरह से अपर पार्ट लोअर पार्ट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा जो कि ऊपर की ओर होगा। इसी A पर ये फोर्स लग रहे हैं, मान लेते हैं ये भी T है और ये भी T है। कौन सा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लोअर पार्ट के द्वारा अपर पार्ट पर नीचे की ओर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपर पार्ट के द्वारा लोअर पार्ट पर ऊपर की ओर। तो दोनों फोर्सेस हैं, और ये पुल डाउन करता है और वो पुल अप करता है। ये जो लोअर पार्ट है वो पुल डाउन करेगा और जो अपर पार्ट है वो क्या करेगा, पुल अप करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। यही टेंशन फोर्स है। तो इसको क्या कहेंगे, द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज। इन दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड, द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। दीज फोर्सेज exerted by two parts, exerted by two parts, दोनों पार्ट्स के द्वारा, of the string on each other, of the string on each other क्या कहलाएगा, is called tension in string at A, is called tension in string at A। A पर ये जो परिस्थिति बन रही है वो इस तरह से है कि अपर पार्ट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर पुल अप किया और लोअर पार्ट भी अपर पार्ट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पुल डाउन किया। तो कॉमन मैग्नीट्यूड इसका जो होगा
इस फोर्स का, इन फोर्सेस का जो कि दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन एट ए कहेंगे। इसी तरह यदि हम लोअर एंड की ओर बढ़ें, यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर एट द लोअर एंड क्या होता है, एट द लोअर एंड क्या होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग इज द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ tension in string is the common magnitude किन फोर्सेस का, common magnitude of the forces exerted by block exerted by block or and string on each other, and string on each other। मतलब ये यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पुल डाउन होगा वो ब्लॉक के द्वारा होगा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ऐसे लिख देते हैं, ये ब्लॉक बाय ब्लॉक पुल डाउन, और ये ऊपर पूरे स्ट्रिंग के द्वारा ऊपर की ओर, तो इनका कॉमन मैग्नीट्यूड जो होगा वो लोअर एंड पर टेंशन होगा, ऊपर की ओर। सिमिलरली अपर एंड पर यदि हम देखें, एट द अपर एंड टेंशन क्या होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग इज, अब जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ the forces exerted by the forces exerted by the सीलिंग ऑफ, या जो ये जिससे हम लोगों ने इसको बांधा है, सीलिंग ही मान सकते हैं, बाय द सीलिंग and the string on each other। तो यहाँ पर यदि देखें ठीक अपर एंड पर, तो यहाँ ऊपर की ओर एक सीलिंग के द्वारा इधर अपनी ओर ऊपर की ओर एक पुल अप लगेगा, और इस स्ट्रिंग के द्वारा और ब्लॉक के द्वारा, या स्ट्रिंग के द्वारा, केवल ब्लॉक नहीं, स्ट्रिंग के द्वारा यहाँ जो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो पुल डाउन होगा, अपर एंड पर पुल डाउन। तो यहाँ जो टेंशन स्ट्रिंग में होगा वो इनके कारणों से होगा, और इसमें से किसी एक मैग्नीट्यूड को लेके कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस, यानी सीलिंग और स्ट्रिंग के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर, और सीलिंग और स्ट्रिंग के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पुल डाउन नीचे की ओर। इसमें से कॉमन जो होगा वो, इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो टेंशन होगा यहाँ पर ऊपर की ओर, एट द अपर एंड। एक क्वेश्चन है, इसको किया जाए। हाँ, यदि स्ट्रिंग लाइट वेट का है तो टेंशन सभी जगह बराबर होगा, लेकिन यदि स्ट्रिंग का कुछ मास है तो अलग अलग जगहों पर टेंशन अलग होगा। क्वेश्चन है, द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग
बिलो ए से नीचे जो है उस पार्ट का जो मास है इन गिवन फिगर, यानी इस फिगर में इज़ एम, स्मॉल एम है, एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज़ कैपिटल एम। फाइंड द टेंशन, माने स्ट्रिंग वेटलेस मासलेस नहीं है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड पे और एट ए पर टेंशन ज्ञात करना है। तो सिस्टम अब दो क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो पहला अगर हम लोग इस तरह करें, टेंशन एट लोअर एंड टेकिंग ब्लॉक एज ए सिस्टम फॉर नोइंग टेंशन एट लोअर एंड पर, यानी सबसे नीचे वाले सिरे पर यदि टेंशन जानना है तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग ब्लॉक एज ए सिस्टम, टेकिंग ब्लॉक एज ए सिस्टम के रूप में ब्लॉक को ले लिया गया। यानी अब हम लोग ब्लॉक के द्वारा इस स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगेगा उसको देखेंगे, और ब्लॉक पर किसको लिए है, टेकिंग ब्लॉक एज ए सिस्टम, यानी ब्लॉक पर जो जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। तो ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहा है, एक फ्री बॉडी डायग्राम में ये मान लीजिए ब्लॉक हो गया, इस पर एक इसका अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो mg नीचे की ओर लगेगा। इसके बाद इस स्ट्रिंग के द्वारा ऊपर की ओर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको टेंशन कह रहे हैं वो ऊपर की ओर ऐसे T लगेगा, ये इस तरह से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ब्लॉक भी इस स्ट्रिंग पर नीचे की ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है जो कि एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, लेकिन हमको ब्लॉक के द्वारा लगाए गए फोर्स को या सिस्टम के द्वारा लगाए गए फोर्स को नहीं लेना है, केवल सिस्टम पर लगने वाले फोर्स को लेना है। तो जो ये T जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंशन फोर्स है जो पुलअप कर रहा है, ये स्ट्रिंग इस मास को पुलअप कर रहा है, केवल उसको हम लेंगे। यानी T ये फ्री बॉडी डायग्राम में यदि ये जो डॉट है वो यदि मास को या ब्लॉक को प्रदर्शित कर रहा है ब्लॉक को, तो इस पर mg नीचे की ओर, कैपिटल M इंटू जी नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है। तो टेंशन एट लोअर एंड हम पाते हैं चूँकि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम पाएंगे W, इसको W कहेंगे, W माइनस टी बराबर 0 या W बराबर T, यानी T बराबर M इंटू जी। टेंशन एट लोअर एंड, फॉर नोइंग टेंशन एट लोअर एंड टेकिंग ब्लॉक एज ए सिस्टम। अब हम टेंशन एट ए पर जानना चाहते हैं, तो क्या किया जाए, फॉर नोइंग टेंशन एट ए पर टेंशन के लिए टेकिंग लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम ए एज ए सिस्टम, टेकिंग lower part of the string at A lower part of the string from A as a system, from A as a system। इसको जब सिस्टम के रूप में हम मानते हैं तब देखते हैं क्या हो रहा है। इसे सिस्टम के रूप में यदि हम लोगों को मानना है तो एक पुनः ऐसे बना लेते हैं, ये ए है
और ये यहाँ पर मास m है। सिस्टम हम इसको मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को सिस्टम माना जा रहा है। ये इस तरह से, ये हो गया सिस्टम। अब इस सिस्टम पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे उनको हमको देखना है। यहाँ पर हम लोगों ने टी टेंशन फोर्स मान चुके हैं, मतलब कि ब्लॉक के द्वारा। अच्छा चलिए पहले यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर यदि हम टी डैश टेंशन माने, किसके द्वारा? अपर पार्ट के द्वारा इस लोअर पार्ट पर पुल अप फोर्स जो है टी डैश है। इसी तरह से इस पार्ट के द्वारा या इस सिस्टम के द्वारा अपर पार्ट पर टी डैश नीचे की ओर भी लगेगा फोर्स, लेकिन उसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर एक दर्शाने के लिए लिख सकते हैं, ये टी डैश ऊपर की ओर और ये टी डैश नीचे की ओर। कौन से फोर्स होंगे? फोर्स बाय अपर पार्ट टू लोअर पार्ट, फोर्स बाय अपर पार्ट। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स बाय अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, ये कैसा होगा? पुल अप होगा। और यहाँ ये जो टेंशन है वो क्या है? ये टी डैश जो टेंशन है वो फोर्स बाय लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट कैसा होगा? पुल डाउन होगा। और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर मास m और इसको अब ये mg नीचे की ओर लगेगा ब्लॉक पर। हालांकि सिस्टम ये लिया गया है, केवल सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस को देखना है। तो सिस्टम पर जो फोर्स लगेगा वो टेंशन फोर्स होगा। किसके द्वारा? यहाँ पर भी टेंशन होगा। अभी ये जो बनाया गया था, ये टेंशन फोर्स मास के द्वारा या ब्लॉक के द्वारा इस पर लगने वाला पुल डाउन, इस पर लिख देते हैं टी। ये कैसा होगा? फोर्स बाय ब्लॉक टू द लोअर पार्ट ऑन द लोअर पार्ट pull down. Force by block on the lower part of string, किधर को होगा? पुल डाउन होगा। तो इस सिस्टम पर इतने फोर्स लग रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम यदि हमको बनाना होगा तो सिस्टम के रूप में एक पॉइंट ले लिया गया। अब इस फोर्स को नहीं लेना है। ये क्या है? फोर्स बाय द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट को ही सिस्टम माने हैं। लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए एज ए सिस्टम। तो ये सिस्टम है, इस फोर्स को नहीं लेना है। ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स हो गया ये इधर टी डैश। और फिर इस सिस्टम पर इसके द्वारा कौन सा फोर्स होगा? वो टी होगा। इसके बाद इसी पॉइंट पर ही ओरिजिनेट करेंगे हम इसके मास को, जो कि mg होगा। वो ऐसे ये सिस्टम हुआ, ये mg नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये t ब्लॉक के द्वारा लगाया गया सिस्टम पर फोर्स। तो इसके लिए अभी भी ये संतुलन में है या एक्सेलरेशन नहीं है, तो लिखेंगे t प्लस mg माइनस टी डैश बराबर 0। या टी डैश बराबर टी प्लस mg, और t अभी कितना है? कैपिटल M इंटू जी प्लस स्मॉल m इंटू जी।
तो ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये हो गया टी डैश। टी डैश क्या है? टी डैश यहाँ माना गया है अपर पार्ट पर फॉर नोइंग टेंशन एट ए पर जो टेंशन होगा वो ये निकला। अगर यही स्ट्रिंग मासलेस होगी तो m बराबर 0 हो जाएगा और सब जगह t बराबर mg जो ब्लॉक लगा है उसके द्वारा लगाया गया फोर्स होगा। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं, जैसे मोशन इन ए लिफ्ट, एक कुछ कंडीशन आएगी जिनको कि देखा जाए। मोशन इन ए लिफ्ट, इफ़ द लिफ्ट इज अनएक्सेलरेटेड, पहली कंडीशन लेते हैं। इफ़ द लिफ्ट इज अनएक्सेलरेटेड आर v बराबर 0, दोनों कंडीशन है। या तो अनएक्सेलरेटेड है मतलब v बराबर 0 भी कहेंगे उसको। इसमें कोई बॉय है और तो इसको हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है। तो टेकिंग बॉय एज ए सिस्टम, टेकिंग बॉय एज ए सिस्टम, बॉय को सिस्टम के रूप में ले लिया गया। तो बॉय पर जितने बल लग रहे हैं उनको देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये बॉय पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर और फ्लोर के द्वारा, इस फ्लोर के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स m, और कोई फोर्स चूँकि एक्सेलरेटेड है नहीं और कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, बल्कि इसको r लिख देते हैं, r माइनस mg बराबर 0 या r बराबर mg। इस कंडीशन में होगा r mg होगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं, कौन सी है? इफ़ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, इफ़ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा? ये लिफ्ट हुआ, लिफ्ट में कोई बॉय हुआ और ये अपवर्ड ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। अगेन टेकिंग बॉय एज ए सिस्टम, टेकिंग बॉय एज ए सिस्टम, सिस्टम के रूप में बॉय को ले लिए तो बॉय पर लगने वाले फोर्सेस देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, ये mg नीचे की ओर, फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन r मान लेते हैं ऊपर की ओर, और सभी फोर्सेस ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, तो यानी r माइनस mg बराबर ma, या r बराबर mg प्लस ma, या g प्लस a इंटू m, r बराबर g प्लस a इंटू m, जो r क्या है? एपरेंट वेट ऑफ द बॉय, वेयर r इज apparent weight ऑफ बॉय है। कंडीशन 3 लेते हैं, इफ द लिफ्ट इज अनएक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तब बॉय ये नीचे की ओर, अगेन बॉय को सिस्टम के रूप में लें, mg नीचे की ओर, फ्लोर का रिएक्शन r ऊपर की ओर, ये a नीचे की ओर है। तो क्या लिखा जाए? mg माइनस r बराबर ma, या r बराबर mg माइनस ma, या g माइनस a बराबर g माइनस a इंटू m, r बराबर क्या हो जाएगा? g माइनस a इंटू
m। अब यदि a l ग्रेटर देन, इफ a ग्रेटर देन g हो तो r क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी अपरेंट वेट, ये भी अपरेंट वेट है, तो r अगर ये निगेटिव होने का मतलब सीलिंग से जाके टकराएगा, जो वो बॉय है वो सीलिंग से, लिफ्ट की सीलिंग से जाएगा, लगेगा। तो ये लिफ्ट में प्रॉब्लम था। अब आते हैं मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, यदि हो तो कैसे देख सकते हैं। मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में रखी बॉडीज़ का जो मोशन हो रहा है, स्मूथ सरफेस है, पहली कंडीशन ले लेते हैं। टू बॉडी सिस्टम है, ये स्मूथ सरफेस, एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है। एक मान लेते हैं ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ए का मास m1 है और बी का मास m2 है। इस पर फोर्स लगा F फोर्स लगाया गया। इसमें फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन A उत्पन्न हो गया, फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A उत्पन्न हो गया या A जनरेट हो गया, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर बारी बारी से दोनों को फ्री बॉडी डायग्राम दोनों के लिए लिखेंगे। यदि A को सिस्टम के रूप में लिखें, टेकिंग A एज ए सिस्टम, तो एक यदि सिस्टम के रूप में है तो A को ऐसे यदि हम लोग बनाएं, ये A हुआ, तो A पर एक इस B ब्लॉक के द्वारा जो संपर्क में कांटेक्ट फोर्स रहेगा वो F होगा और इसके द्वारा कैपिटल F लगाया गया है और ये A एक्सेलरेशन इधर है। चूँकि मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इस फोर्सेस को नॉर्मल रिएक्शन और mg को नहीं दर्शाया गया। तो इसमें यदि हम देखें तो F माइनस स्मॉल f, इसमें स्मॉल f क्या है, स्मॉल f जो है कांटेक्ट फोर्स बाई ब्लॉक B, कांटेक्ट फोर्स है। F माइनस F बराबर m1 इंटू A, ये इस पर लगेगा। और B एज ए सिस्टम ले लेंगे तब, टेकिंग B एज ए सिस्टम, B को जब सिस्टम के रूप में लिए, इसका ये B है, इसका मास m2, A ये F फोर्स कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, A इस पर कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और एक्सेलरेशन इधर उत्पन्न हो रहा है, यानी F बराबर m2A, F बराबर m2A होगा। इन इक्वेशन से हम F तो निकल ही गया, इसमें रखें यदि तो कैपिटल F निकलेगा, कैपिटल F बराबर m1A प्लस m2A, इट मीन्स A बराबर F अपान m1 प्लस m2। ये टू बॉडी, यहाँ से इसका मान यदि A का यहाँ रखें तो F प्राप्त करते हैं, F बराबर m2 इंटू F बटे m1 प्लस m2। इसी तरह थ्री बॉडी का भी सिस्टम बन सकता है। थ्री बॉडी सिस्टम क्या है, मान लेते हैं तीन बॉडी कांटेक्ट में है, एक ये A हुआ, इसके कांटेक्ट में B और फिर इधर मान लेते हैं C, A B C, सब तीनों स्मूथ सरफेस में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। A का मास m1 मान लेते हैं, B का m2 मान लेते हैं, C का m3 मान लेते हैं और फोर्स लगा है m1 पर, इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा है,
तो इसमें ए एक्सेलरेशन जनरेट हो गया है, तो ए का मान हमको ज्ञात करना है और कांटेक्ट फोर्स ज्ञात करने हैं। कांटेक्ट फोर्स ए और बी के बीच में मान लेते हैं F1 है और बी और सी के बीच में मान लेते हैं F2 है। तो कैसे बनाएंगे इसको? फ्री बॉडी डायग्राम टेकिंग ए एज ए सिस्टम, टेकिंग ए एज ए सिस्टम। ए को यदि सिस्टम के रूप में लें तो ए पर ये फोर्स लगा F और इधर कांटेक्ट फोर्स हो गया F1। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, और ये स्मॉल ए जो है एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, यानी कि F माइनस F1 बराबर m1 इंटू ए, इक्वेशन 1। इसी तरह टेकिंग बी एज ए सिस्टम, टेकिंग बी एज ए सिस्टम, बी को जब सिस्टम के रूप में ले तो ये बी बनाते हैं, बी ब्लॉक हो गया। बी का मास m2 है, इधर ये भी ए से एक्सेलरेट हो रहा है। इस पर जो कांटेक्ट फोर्स ए के द्वारा लगेगा वो इधर F1 लगेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं F1 बराबर m2 इंटू ए। हालांकि इस बी पर सी के द्वारा भी एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इधर, ये F2। इसको क्या लिखेंगे? कांटेक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो यहाँ से जो F1 माइनस F2 बराबर होगा m2 इंटू ए। F1 माइनस F2 बराबर m2 इंटू ए। अब टेकिंग सी एज ए सिस्टम, टेकिंग सी एज ए सिस्टम, सी को सिस्टम के रूप में जब लिया तो क्या पाते हैं? ये सी पर एक ये F2 लगेगा बस, और ये AX इस दिशा में, यानी F2 बराबर m3 इंटू ए। अब एक इक्वेशन ये 2 है, ये 3 है। इन 1 2 3 से हम चाहें तो निकाल सकते हैं ए का मान। ए कितना आएगा? 1 2 3 से ए बराबर आएगा F अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। और F1 कांटेक्ट फोर्स F1 कितना आएगा? F1 बराबर m2 प्लस m3 इंटू ए। और इसी तरह से F2 बराबर आएगा, F2 बराबर F2 तो m3 इंटू ए आ ही गया है, तो F1 F2 निकल गया। तो इसी तरह से ये कांटेक्ट पे है, स्ट्रिंग के द्वारा भी अगर ये कनेक्ट होगा तो किया जा सकता है। यदि स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्ट है, जैसे मान लेते हैं इस तरह से है, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक ये है, ये m1 हुआ, ये m2 हुआ। लाइट स्ट्रिंग है यदि, तो दोनों में टेंशन एक ही होगा, तो जो कांटेक्ट फोर्स है उसकी जगह पे टेंशन आ जाएगा, और इसको भी ज्ञात किया जा सकता है फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए। और एक पुली का देखा जाए, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, दो बॉडी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस तरह से उसका फिगर आएगा। तीन बॉडीज दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उनका फिगर ऐसे आएगा। इसमें फोर्स F लगाया जा रहा है, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो गया है। तो एक बार ए को सिस्टम के रूप में लेकर के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक बार बी को सिस्टम के रूप में लेकर के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इक्वेशन जो आएंगे उनको लिखने के बाद हम ए और टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसे लिया जाए तो हम क्या पाएंगे,
एफ माइनस टी बराबर एम टू इंटू ए। यदि इसको लें तो हम इक्वेशन पाएंगे एफ माइनस टी बराबर एम टू इंटू ए। इसे यदि लेते हैं तो हम क्या पाते हैं, टी बराबर एम वन इंटू ए, टी बराबर एम वन इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन से हम पाएंगे एफ बराबर एम वन प्लस एम टू ए, और टी को एम वन इंटू ए पाई गए हैं। और यदि इस तरह से यदि हम चलते हैं तो T1 इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2। तो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए यदि बनाएंगे तो हम पाएंगे T1 बराबर M1 इंटू ए। M2 के लिए अगर बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम तो T2 माइनस T1 बराबर M2 इंटू ए। इसके लिए क्या लिखेंगे, F माइनस T2 बराबर M3 इंटू ए। तो इस तरह से, हालांकि ये इस पर नॉर्मल फोर्सेज है, इसका वेट भी है, उसको नहीं लिखा गया है, केवल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं उनको लिखा गया है। तो यहाँ से यदि ए देखा जाए तो ए हमको मिलेगा एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और T2 क्या मिलेगा, T2 मिलेगा M1 प्लस M2 इंटू ए। T1 मिल ही गया और T2 ये। तो इस तरह से और अगला है मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग ऑन ए पुली। पुली से यदि होकर गुजर रहा हो तब। केस है ये कि मोशन ऑफ अनइक्वल मासेस सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से यदि कोई अनइक्वल मास गुजर रहे हैं, ये मान लेते हैं इस तरह से एक पुली है और इससे इस तरह से अनइक्वल टू मासेस लगे हुए हैं। इसको मान लेते हैं M1 और इधर मान लेते हैं M2, और M2 इज़ ग्रेटर देन M1 है। स्ट्रिंग एक ही है, पुली भी लाइट वेट है और स्ट्रिंग भी लाइट वेट है। स्ट्रिंग इज आल्सो लाइट वेट, स्ट्रिंग इज आल्सो लाइट मास की स्ट्रिंग है। तो ये इसमें एक्सेलरेशन ए उत्पन्न हुआ है। टेंशन, यहाँ टेंशन देखा जाए तो ऊपर की ओर, यहाँ टेंशन देखेंगे यहाँ ऐसे नीचे की ओर, यहाँ टेंशन देखेंगे ऊपर की ओर, यहाँ टेंशन देखेंगे ये नीचे की ओर। पुली और स्ट्रिंग के बीच में जो टेंशन होगा वो ऐसे, ब्लॉक M2 और स्ट्रिंग के बीच में टेंशन इस तरह से। तो इनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम एक बार M1 को सिस्टम के रूप में लेकर के, एक बार M2 को सिस्टम के रूप में लेकर के, और एक बार पुली को सिस्टम के रूप में लेकर के यदि हम लोग लिखेंगे तो हमको इक्वेशंस मिलेंगे। ए एज ए सिस्टम यदि हम देखते हैं तो ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, और पुली को मान लेते हैं सी है। तो ए एज ए सिस्टम यदि हम माने तब इसके लिए जो इक्वेशन हमको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, M1G नीचे की ओर माइनस टी ऊपर की ओर टेंशन, ये वाला, ये नहीं, ये वाला ब्लॉक और स्ट्रिंग के मध्य लगने वाला टेंशन, ये पुली और स्ट्रिंग के मध्य लगने वाला टेंशन। हालांकि स्ट्रिंग एक है तो दोनों टेंशन एक ही है। तो ये हो गया, और ऊपर की ओर जा रहा है M1 ऊपर की ओर है, तो ये इस ए इधर ऐसे है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, इसे प्लस कर लेते हैं। ऊपर की ओर T माइनस M1G बराबर M1A। इक्वेशन 1 यदि A को सिस्टम के रूप में लिखा जाए तो, टेकिंग B एज ए सिस्टम, B को यदि सिस्टम के रूप में लिखें तो M2G नीचे की ओर माइनस T नीचे कर लिए और फिर बराबर M2A। इक्वेशन 2
2। इन इक्वेशंस से हमको A मिलता है, 1 और 2 से A हमको क्या मिलता है, A बराबर m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू g। इसी तरह T मिलेगा, T टेंशन T क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2 m1 m2 g, 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। और पुली का जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन ऑफ पुली यदि R हो, ये यदि इसको R मान लेते हैं, इफ रिएक्शन ऑफ पुली इज R, देन ये 2T होगा, अर्थात क्या होगा, 4 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, 4 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। एक कंडीशन और हो सकती है कि यदि पुली जो है क्या हो, मास हो, पुली में भी मास हो, पुली लाइट वेट न हो, तो पुली को भी सिस्टम के रूप में लेंगे एक, और टेंशन भी अलग अलग हो जाएगा, T1 T2 टेंशन हो जाएगा तब। तो एक कंडीशन ये भी है। इस कंडीशन में सवाल आते हैं, उसको किया जाएगा। अब इसमें इतना ही, और अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन होंगे।